नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद दीपक पर। और फ्रेंड्स, हमारा ये पॉलिटी का पहला लेक्चर है। ये हमारा बाइलिंगुअल रहेगा और जैसा मैंने नोट्स यहाँ पे दिखाया है, सेम नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और ये नोट्स आपके प्रीलिम्स तक, किसी भी लेवल का प्रीलिम्स दीजिए, स्टेट पीसीएस का या फिर आपका एचसीएस का या आप यूपी पीसीएस कहीं से भी दीजिए, या आप कोई वनडे एग्ज़ाम देते हैं एनडीए सीडीएस सीएपीएफ, इनके लिए इनफ रहेगी। बस आपको थोरोली एक बार रीड करना है इसको। यहाँ से मैं करवा देता हूँ, वहाँ से आप खुद रीड कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला संविधान एवं राज्य व्यवस्था पॉलिटी नोट्स है। मैं इसको पूरा कंप्लीट रीड कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहली बात तो यही है, संविधान होता क्या है। संविधान होता है सेट ऑफ रूल्स। आपके उसमें कुछ कानून होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, जिनके द्वारा आपके देश को चलाया जाता है। और ये किसी भी देश का फंडामेंटल और सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। यानी कि भारत में मान लीजिए भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान से ऊपर कोई भी कानून नहीं बनेगा। ये फंडामेंटल है और आपके जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी या जितने भी लॉ रूल एंड रेगुलेशन होंगे, वो आपके संविधान के अनुसार होने चाहिए। अगर वो वायलेशन करेंगे तो उनको ब्रेक डाउन किया जाएगा, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा हमारे सुप्रीम कोर्ट या माननीय न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है, मूलभूत सिद्धांतों का कानूनों का समूह है जिससे कोई राज्य चलाया जाता है या गवर्न किया जाता है। यानी कि कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी पॉलिटी में देखने को आपको मिलेंगे, जिनके थ्रू इंडिया एज ए स्टेट या एन कोई भी स्टेट है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा अपना, उसके द्वारा वो उसमें लिखता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स देता है, रेगुलेशंस देता है, जिनके द्वारा वो अपनी पॉलिटी को, अपने स्टेट को गवर्न करेगा, अपने देश को चलाएगा। नेक्स्ट है, अन्य सभी कानूनों का कानून सम्मत होने के लिए वे संविधान के दायरे में हो। मान लीजिए आपके देश की सरकार कोई कानून लेके आती है, मान लीजिए एससीबी एक्ट ले आई। एससीबी एक्ट मान लिया कि आपकी जो स्वच्छता सूचकांक में रैंक है उसमें डाउन आ रही है, उसको हम मतलब ऊपर लेके जाने के लिए कुछ कानून बनाते हैं। उस कानून में लिख दिया प्रत्येक जो नागरिक है उसका दायित्व है कि वो सफाई रखे। यहाँ तक तो ठीक है। आगे कुछ ऐसा लिख दिया जिससे आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो या फिर संविधान के मूलभूत प्रिंसिपल से उनका टकराव हो, तो वो कानून ही अपने देश में लागू नहीं होगा। ये थोड़ा सा मतलब एक बार आप रीड, मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ यहाँ पे। जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें डिटेल में की जाएंगी चीज़ें, थोड़ा सा फर्स्ट पीरियड है इसलिए। नेक्स्ट है, अगर आपके देश में कोई भी कानून है वो लीगली वैलिड होना है तो उसको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई भी जैसे मैम एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ आपको एक और। आपने सुना है हमारे देश में क्या स्वतंत्रता है, किसकी, जुडिशरी की। बाई चांस अगर कोई कानून आता है और उसमें लिखा हो या कोई ऐसा प्रावधान हो, उसमें कुछ लिखा हो जिससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस या जुडिशरी की जो लिबर्टी है उसके ऊपर ठेस पहुंचे, तो हमारे देश में चीज़ लागू नहीं होगी, क्योंकि वो संविधान के दायरे में नहीं है। संविधान का मूलभूत प्रिंसिपल ये भी है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य के सभी अंगों की शक्ति को परिभाषित करता है संविधान, और उन्हें व्यवहार में कैसे लाए वह ढंग भी बताता है। जैसे आपकी जुडिशरी क्या करेगी, आपकी विधान पालिका या आपकी लेजिस्लेचर क्या करेगा, और आपकी एग्जीक्यूटिव, आपके मंत्री क्या करेंगे, ये सब आपके संविधान में लिखा होता है। और कौन कैसे काम करेगा, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है या उनकी मंत्री परिषद के साथ मिलकर जो सलाह आती है उसके ऊपर काम करता है। यानी कि एक्सटेंट ऑफ सोवरेन पावर ऑफ द ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी, आपका स्टेट, एंड द मैनर ऑफ एक्सरसाइज इट्स पावर। ये आपकी जो ऑर्गन हैं, जितने भी स्टेट के ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है या आपकी एग्जीक्यूटिव है, उनकी पावर को डिसाइड करता है, उनकी पावर क्या होगी और उनके मैनर क्या क्या होंगे, उसको एक्सरसाइज करें कैसे वो। नेक्स्ट, बट मैंने जितने भी ऊपर एस्पेक्ट बताए सब के सब लीगल एस्पेक्ट हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक लीगल ही चीज़ नहीं है, वो सोसाइटी का डॉक्यूमेंट भी होता है। अगर आप अपने संविधान को पढ़ोगे तो सबसे पहले आप पढ़ते हो भारत क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी बताता है वो। फिर आप उसकी कभी प्रिएम्बल उठा के देखोगे तो भारत कैसा होगा ये भी हमें बताता है। और भारत, जब आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ोगे तो उस फंडामेंटल राइट्स में आपको, हमें पॉलिटिकली इक्वेलिटी की मतलब बात दिखाई देगी, हम राजनीतिक रूप से समान हैं ऐसा कुछ दिखाई देगा। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और दिखाई देगी, आर्टिकल 17, जिसमें दिया गया है कि छुआछूत नहीं होगी, अनटचेबिलिटी के ऊपर प्रोहिबिशन है, आप ऐसा कुछ व्यवहार नहीं करोगे। ये क्या है, हमारे समाज को सुधारने की तो कोशिशें हैं।
यानी कि मिरर ऑफ द सोसाइटी है, कंप्लीट आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप पूछे कोई मतलब या इंटरव्यू वगैरह में आपको जवाब देना हो कि भाई हमारा संविधान है या कोई भी संविधान क्या होता है, कंप्लीट आइडेंटिटी होता है किसी भी देश की। थोड़ी देर में आपको समझ में भी आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नेक्स्ट मैं बताऊँगा आपको संसदीय स्वरूप। जैसे अगर आप पढ़ते हो हमारे देश के संविधान को उठा के उसमें पढ़ते हो संसदीय स्वरूप, आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ते हो गवर्नमेंट का, तो आप वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटी पढ़ रहे हो। अगर आप पढ़ते हो वहाँ पे कुछ ट्राइबल अफेयर्स, कुछ जनजातीय अधिकारों के बारे में, रिजर्वेशन कंसेप्ट के बारे में, तो उस समय आप उस देश की सामाजिक व्यवस्था पढ़ रहे हो। अगर आप 29 और 30 आर्टिकल पढ़ते हो तो आप हमारे देश की सांस्कृतिक व्यवस्था पढ़ रहे हो, यानी कि कंप्लीट आइडेंटिटी, पूरी पहचान देता है संविधान किसी भी देश को। नेक्स्ट है समाजवादी, एक मिनट, समाजवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य आर्थिक व्यवस्था को बताता है। भारत की प्रस्तावना में या भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड दिया है, समाजवादी वर्ड दिया है। इसका मतलब क्या है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी भाई, यहाँ पे अकेला प्राइवेट ही या कोई भी निजी संस्थान ही नहीं होंगे, बल्कि सरकार कंट्रोल्ड भी होंगे, गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करेगी और लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। ये भी आपके संविधान में एक झलक आपको दिखाई देगी। इसका मतलब आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में भी आपको संविधान बताता है। अगर मैं ग्रैनविल ऑस्टिन, हमारा एक राइटर हुए हैं, थिंकर हैं बहुत बड़े, इनकी एक कोट आपके लिए लेके आया हूँ कि संविधान क्या है। वो कहते हैं संविधान पहले और सर्वप्रमुख एक सामाजिक दस्तावेज है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ए सोशल डॉक्यूमेंट। आपका संविधान केवल राजनीतिक व्यवस्था के बारे में नहीं बताता, केवल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है वो, बल्कि वो क्या है, एक सामाजिक दस्तावेज भी है। आप जब कोई ऐसे लिखें तो इन वर्ड्स का आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि संविधान क्या है या ये हमें क्या क्या बताता है। अगर आपसे पूछे कि इंडिया क्या है, इंडिया की आइडेंटिटी क्या है, तो आपको केवल इंडिया की प्रियम्बल दिखा देनी है कि भारत क्या है। उसमें जो प्रियम्बल में मेन वर्ड है तो देखने वाले को समझ में आ जाएगा कि भारत है क्या। नेक्स्ट है संविधान एक गाइड है। जैसे हमें गाइड बताती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका क्वेश्चन का आंसर राइट क्या होगा, ठीक वैसे बताता है हमारा देश कैसा होगा, हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, ये हमें संविधान बताता है। संविधान समाज का दर्पण है। अगर आप इंडिया में अंदर रह रहे हो और इंडिया को जानना चाहते हो या कोई बाहर का व्यक्ति आए कि इंडिया कैसा है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ा दीजिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन उठा के दे दीजिए, जिसको समझ में आ जाएगा इंडिया बनना क्या चाहता है और इंडिया है क्या। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण। अब ये स्टार्टिंग हो गई हमारा यहाँ से, जो ऊपर वाला पोर्शन था वो मैंने जस्ट बताया आपको, एक फिलोसफी है वो संविधान होता क्या है, जो आपकी नॉलेज चेक करते हैं तो वहाँ से कर लेंगे वो। अब आते हैं कुछ फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर, हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आपको तो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी देश को संप्रभु होने के लिए, संप्रभु क्या है मैं थोड़ा सा, अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। संप्रभु होने के लिए भारत का अपना संविधान होना चाहिए और संविधान के निर्माण के लिए हमें संविधान सभा भी चाहिए। सबसे पहले ये आइडिया रखते हैं एम.एन. रॉय 1934 में। एम.एन. रॉय अपना विचार रखते हैं और कहते हैं कि अगर भारत को इंडिपेंडेंस मिलती है और भारत स्वतंत्र होता है तो उसके बाद भारत क्या दोबारा से प्रिंस स्टेट्स में डिवाइड होगा या भारत में राजा शासन करेंगे, कौन शासन करेगा, इस सब को डिसाइड करने के लिए हमें एक संविधान की ज़रूरत है। और वो संविधान बनाने के लिए हमें एक संविधान सभा चाहिए। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बात कही थी वो थे हमारे एम.एन. रॉय 1934 में ये बात कही थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की पहली बार मांग कब की थी, वो की थी 1935 में। दोनों प्री में क्वेश्चन आ चुके हैं और आपके वन डे एग्जामिनेशन में एनडीए सीडीएस सीएपीएफ में देखने को मिलते हैं कि सबसे पहले कांग्रेस ने कब इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हमें संविधान सभा चाहिए, तो 1935 में एक्सेप्ट किया था। और अंग्रेजी सरकार ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट कब एक्सेप्ट करती है कि भारत को संविधान सभा दी जाएगी या कोई भी मतलब संविधान सभा होगी भारत की और वो खुद अपने संविधान को बनाएगी, तो 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम हिस्ट्री क्लासेस भी लेंगे, उसमें बताया जाता है कि अगस्त प्रस्ताव में एक्सेप्ट किया अंग्रेजों ने कि भारत की संविधान सभा होगी। और फिर भारत की संविधान सभा बनती कब है, तो कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और उसमें 3 सदस्य होते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे या कौन नहीं था, ऐसा कुछ करके आप कौन से और क्वेश्चन देते हैं और फिर आप फंसते हो, वहाँ से आपका क्वेश्चन का नंबर जाता है। आपने याद कर लेना यहीं पे कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर और आपके स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। ये वही क्रिप्स है जो 1942 में क्रिप्स मिशन भी
आता है तब वो भारत में आए थे, इनकी अध्यक्षता में मिशन आया था। वो भी यही था कि भारत की संविधान सभा कैसे बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भारत की कैसे फॉर्म होगी। नेक्स्ट है 1946 में 1946 में भारत की संविधान सभा को बनाने के लिए कैबिनेट मिशन आ जाता है और भारत की संविधान सभा का निर्माण होता है। अब देखते हैं भारत की संविधान सभा कैसी थी। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। भारत की संविधान सभा विभाजन से पहले, जब आपका जुलाई 1947 से पहले हमारा देश पूरा का पूरा एक था, तो उस समय भारत की संविधान सभा में 389 सदस्य थे। उनमें से 296 राज्यों से अप्रत्यक्ष चुनाव से आए थे, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन। यानी जैसे मान लीजिए आपने चुने अपने एमएलए गए असेंबली में, और ये आगे किसी व्यक्ति को चुन ले और ये जाए आपकी जगह पे चुनाव लड़ने के संविधान निर्माण में, तो इनको बोल लेंगे हम अप्रत्यक्ष चुनाव। यानी कि इसको लोगों ने नहीं चुना, बट लोगों ने जिनको चुना है उन्होंने आगे उनको चुना है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको अप्रत्यक्ष चुनाव। यानी 296 मेंबर ऐसे थे जो अप्रत्यक्ष चुनाव से आए थे और 93 मेंबर ऐसे थे, जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ तो आपके इंडिया में स्टेट थे, जैसे आपको सबको पता है, जैसे मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, इंडिया में कुछ तो स्टेट थे और कुछ थे ऐसे छोटे छोटी रियासतें या प्रोविंशियल स्टेट, जिनके ऊपर कंट्रोल किसका था, राजा का। बट राजा के ऊपर कंट्रोल किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। बट जो स्टेट थे इनके ऊपर कंट्रोल किसका था, ब्रिटिश सरकार का। यहाँ पे बैठता था गवर्नर। जो गवर्नर वाले स्टेट थे उनमें से आए थे आपके अप्रत्यक्ष रूप से चयनित होके जितने भी मेंबर थे, और जो रियासतें थी आपकी जहाँ से राजा बैठता था, उन्होंने नॉमिनेशन किया था राजा के द्वारा। भाई मान लीजिए, भाई तू मेरी बुआ का लड़का है और मैं जींद का राजा हूँ, और तू जा, तू 8वीं पास है, तू बैठ के मेरी बात रख। तो ऐसा हो सकता है, जब रियासतें होंगी तो मनोनयन करेंगी, और जो आपके राज्य होंगे उस समय वो क्या करेंगे, अपने असेंबली में जो एमएलए हैं, एमएलए में से कुछ लोगों को चुन के संविधान सभा में भेज देंगे। बट जब आपका विभाजन हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि हमारा, अगर मैं बताऊं, एक मिनट, हमारा जो इंडिया है, अगर मैं थोड़ा सा आपको समझा पाऊँ, मान लीजिए हमारा ये इंडिया है, इस वाला हिस्से में ये वाला हिस्सा हमसे अलग हो गया और ये वाला हिस्सा अलग हो गया। जब यहाँ से हमारे अक्षेत्र से कुछ अक्षेत्र अलग हो गए तो हमारे मेंबर्स की संख्या भी कम होगी, इसलिए 299 मेंबर रह गए 389 से कट करके, और वही फिर 299 आएंगे आपके राज्यों से और 70 मेंबर आएंगे आपके रियासतों से। डायरेक्ट आपने रट्टा मारना है, तभी आपके क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन छूटने की संभावना बनी रहती है। इनडायरेक्ट इलेक्शन आपने याद रखना है। आपसे पूछेंगे संविधान सभा कैसी बनी थी, तो आपने लिखना है वहाँ पे, या उसके अंदर क्वेश्चन में ढूंढना है ऑप्शन में, नॉमिनेटेड थे यानी मनोनीत थे, साथ के साथ में सदस्य इलेक्टेड थे, बट कैसे थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, अप्रत्यक्ष चुनाव से आए थे। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और हमारे अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। देखो, कोई भी जब पार्लियामेंट्री या कोई भी बैठक होती है तो उसमें कोई ना कोई प्रेसिडेंट चाहिए होता है, और अस्थायी अध्यक्ष बना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। ये आपका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, कि हमारे संविधान सभा के अस्थायी या नॉन परमानेंट जो मेंबर थे, नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर 11 दिसंबर को हम चुन लेते हैं राजेंद्र प्रसाद को हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में, और फिर हमारी संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनते हैं वो होते हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 1946 को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश करते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। इसको उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। यानी कि अब सबके सब मेंबर बैठ गए, भाई मीटिंग होना स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले यही डिसाइड करेंगे कि कौन लोग हैं हम जो यहाँ बैठे हैं, हम भारत के लोग हैं। उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या होगा, क्या हम पीछे वाली जाति प्रथा कंटिन्यू करेंगे, क्या हम राजकाज की व्यवस्था को कंटिन्यू करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। एक मिनट, वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, और उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। डायरेक्ट पूछते हैं उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य का प्रस्ताव कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को, और उसको स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। अब आपसे ये डेट भी पूछ लेते, इसलिए मैंने इसमें डाल दी कि 3 जून को भारत के विभाजन की घोषणा होती है। उसके बाद मेंबर कितने रहते हैं संविधान सभा में, आपने याद रखना है 299। 70 आते हैं राजाओं से, बाकी जो बच गए आपके स्टेट से आएंगे। नेक्स्ट है
1947 में आपका भारत विभाजित हो जाता है और 299 सदस्य संख्या रह जाती है आपकी संविधान सभा में। अब देखते हैं संविधान सभा कैसे संविधान का निर्माण करती है। देखो, मान लीजिए आपकी संविधान सभा है और इसमें बैठ गए सारे के सारे मेंबर, यहाँ पे ये सब मेंबर बैठ गए। लेकिन एक बात बताओ, 300 से प्लस मेंबर है, लगभग 300 मेंबर है। अगर सब के सब जगह एक ही बैठ के और एक ही काम पे डिस्कशन करना स्टार्ट कर दे तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। इससे अच्छा क्या करेंगे, ये भाई ये मेंबर क्या करें, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लिख ले। ये मेंबर क्या करें, कुछ ये वाले ये लिख लें आपके माइनॉरिटी के राइट क्या होंगे। ये मेंबर क्या लिखें, भाई भारत पंथ निरपेक्ष होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, सेक्युलर होगा, उसके ऊपर लिख के लेके आएँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में आपका एक डॉक्यूमेंट तैयार होता रहेगा और वो अल्टीमेटली सब बैठ के स्वीकार कर लेंगे। जो उसमें से रखना होगा रख लेंगे, जो उसमें से निकालना होगा निकाल लेंगे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया आसान होगी। इकट्ठे बैठ के डिस्कशन होती रहती हैं बट रिजल्ट कुछ आता नहीं, इसलिए कमेटियों में बांट के क्या करते हैं, काम करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लगभग 300 के आसपास हमारे यहाँ सदस्य थे, तो एक ही समय पर एक ही काम करें, समय की बर्बादी होगी। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों ने कमेटियां बनाई और उन कमेटियों के माध्यम से प्रत्येक कमेटी को अलग अलग काम दिए। जैसे यहाँ से आपको दिखाई देगा यूनियन पावर कमेटी, यानी कि संविधान में जो हमारा संघ होगा उसकी शक्तियाँ क्या क्या होगी, इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए कमेटी बनाई गई। उसके अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू जी। 10-12 मेंबर और थे, वो बैठ के डिस्कशन करेंगे संघ की पावर क्या क्या होगी, यानी केंद्र सरकार के पास क्या क्या पावर होगी, पहली चीज़। दूसरा है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी जो संघ है उसका संविधान होगा, यानी उसकी जो पावर्स हैं वो किस प्रकार की पावर्स होंगी और कहाँ वो लिखी जाएंगी। इसके लिए भी कौन कमेटी में अध्यक्ष होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी। और राज्य समिति, राज्यों के अधिकारों की बात उठेगी तो उसमें कौन डिसाइड करेगा, ये भी कौन करेंगे, हमारे जवाहर। कॉमन सेंस है भाई, यूनियन से रिलेटेड है तो प्राइम मिनिस्टर जी बैठेंगे और प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट है प्रोविंशियल संविधान समिति या प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी या राज्य संविधान समिति। इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे सरदार पटेल जी। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय मामलों पर सलाहकारी समिति एक बैठती है, या फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स और ट्राइबल राइट्स के ऊपर एडवाइजरी जो कमेटी है उसके जो अध्यक्ष कौन है, वो सरदार पटेल जी हैं। इसको कई बार लिखते हैं एक्सक्लूडेड एरिया। एक्सक्लूडेड एरिया कौन सा है, जो जनजातीय क्षेत्र है उनके क्षेत्र को थोड़ा सा बाहर करके रखा जाता है ताकि उनकी कल्चर की प्रोटेक्शन की जा सके। नेक्स्ट है नियम, प्रक्रिया व संचालन समिति। इसके अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद। देखो ये याद रखना आसान है क्योंकि आपको इस चीज़ का पता है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, राजेंद्र प्रसाद जी। तो संविधान सभा चलेगी कैसे, उसके नियम प्रक्रिया क्या होंगे वो भी कौन बताएगा, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट है प्रारूप समिति। अब देखो जो टुकड़े टुकड़ों में देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी है मैंने, जो अलग अलग कमेटियों के द्वारा तैयार किया गया छोटे छोटे भागों में, ये आपके जो यहाँ से ये मान लीजिए फंडामेंटल राइट वाला भाग है, ये माइनॉरिटी राइट्स वाला भाग है, ये जो अलग अलग टुकड़ों में आ रहा था, इस चीज़ को इकट्ठा करके एक जगह समायोजित करके उनमें से मेन चीज़ें रख के जो अमेंडमेंट आए उनको हटा करके और जिन चीज़ को एक्सेप्ट करना है उनको लिख करके इतना लंबा सारा जो काम करेंगे वो होगी डायरेक्ट आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे या BR अम्बेडकर जी थे। अब कई बार ये कहते हैं कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, डॉक्टर अंबेडकर। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके साथ में 6-7 व्यक्ति और थे ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो अलग से बनाता हूँ प्रारूप समिति के ऊपर। ड्राफ्टिंग कमेटी में और मेंबर्स थे लेकिन वो किसी अन्य काम के कारण या बीमार चल रहे थे या किसी व्यक्ति की डेथ होगी, तो जितना भी प्रोमिनेंट वर्क था, मेन वर्क किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसलिए कहते हैं कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है, तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। इतना ही नहीं, आपके संविधान को बनाने के लिए कम से कम 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया। उनकी बेस्ट से बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है, वो कंसेप्ट वहाँ से लिया गया और उसका भारतीयकरण किया गया और तब जा करके उसको भारत में लागू किया गया। इतना ही नहीं, उसके ऊपर डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, तब जाके वो रखा गया। किसी ने अगर ऑब्जेक्शन बताया है और उसका जेन्युइन ऑब्जेक्शन था तो उस चीज़ को छोड़ा भी गया है। 60 देश के संविधान बना करके 60 देश के संविधानों की रीडिंग ले करके पढ़ करके एक एक कंसेप्ट को समझ के तब आपका देश का संविधान बना है। ऐसे किसी देश के संविधान की आलोचना कर नहीं सकते। तो इंडिया वाले की बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं, बट ये देखो कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा भी है और सबसे अच्छा। भाई 60 देश के संविधान पढ़ के आपसे 60 बुक नहीं पढ़ी जाती, वो 60 देश के संविधान पढ़ के उन्होंने बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपके लिए रखी है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के उप समिति है या सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स।
ये मैंने इसलिए क्वेश्चन डाला क्योंकि बार बार क्वेश्चन मैंने कई एग्जाम्स में देखा है। इसका उत्तर आएगा जे बी कृपलानी। अब आपने कन्फ्यूज नहीं करना है, मौलिक अधिकारों की एडवाइजरी कमेटी, उसके जो चेयरमैन है वो हमारे राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल जी, और जो मौलिक अधिकारों की उप समिति है सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट है, इसके हैं जे बी कृपलानी जी। नेक्स्ट है संविधान सभा का सलाहकार कौन था, ये भी आपका क्वेश्चन आता है, क्योंकि संविधान सभा अगर कोई एडवाइजरी चाहिए, संविधान सभा को कोई एडवाइस चाहिए तो उसको बताएगा कौन, भाई आप इस चीज़ में ये कर लीजिए। अंबेडकर साहब तो बिजी थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो हमारे पास में थे बी एन राव। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अंबेडकर जी का मुकाबला उस समय संविधान सभा में कर सकते थे, बाकी के बराबर का कोई भी नहीं था। नेक्स्ट है संविधान सभा अन्य काम क्या क्या करती है। सबसे पहले करती है वो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग, जो आपके साधारण कानून है। देखो एक तो काम था संविधान बनाने का, वो तो पूरे देश के लिए बन ही रहा था, लेकिन 1947 से लेकर के आपका देश कब आजाद होता है 1947 में, और पहले चुनाव होते हैं 1952 में। तो इन 5 सालों के बीच में आपकी कंट्री को चलाने के लिए पुलिस के लिए कानून चाहिए, आपकी समाज को कंट्रोल करने के लिए कुछ कानून चाहिए। वो नॉर्मल कानून कौन बना रहा था, वो भी आपकी संविधान सभा ही बना रही थी, और वो एज ए सांसद बैठती थी उस समय। जब उनको नॉर्मल कानून बनाए होते वो संविधान सभा की तरह नहीं बल्कि एक संसद की तरह बैठती जैसे आज संसद है। और उस समय उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद नहीं करते थे, बल्कि अध्यक्षता कौन करते थे, जीवी मावलंकर साहब। तो आपसे पूछ लेंगे जो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, तो जब संसद के रूप में संविधान सभा काम करते थे उस समय अध्यक्ष कौन होते थे, जीवी मावलंकर जी। नेक्स्ट है जो आपका राष्ट्रीय झंडा है या आपका नेशनल फ्लैग है वो किसने अडॉप्ट किया, भाई हमारे देश का नेशनल फ्लैग क्या होगा, तो वो संविधान सभा ने ही बनाया था 22 जुलाई 1947 को कि ये हमारा नेशनल फ्लैग होगा। ये कैसे याद करेंगे, देखो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने वाला है, तो उस समय झंडा फहराने के लिए हमारे पास नहीं था, इसलिए 22 जुलाई 1947 को हमने झंडा चुन लिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रगान, तो ये 24 जनवरी 1950 को आपकी किसी संसद ने नहीं बल्कि संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया। हमारा राष्ट्रगीत क्या होगा, राष्ट्रगान क्या होगा, अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना राष्ट्रगीत हमारा कौन सा है और राष्ट्रगान हमारा कौन सा है। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद जी को पहला राष्ट्रपति चुना गया, और ये आपकी संसद ने नहीं, नॉर्मली हमारे यहाँ आज जो राष्ट्रपति चुना जाता है वो चुना जाता है आपकी लोकसभा के मेंबर, आपके राज्यसभा के मेंबर और आपकी स्टेट असेंबलीज के मेंबर, विधानसभाओं के मेंबर, ये वोटिंग करते हैं और उस वोटिंग के माध्यम से फिर राष्ट्रपति को चुना जाता है। लेकिन उस समय जो राष्ट्रपति चुने गए थे वो हमारी संविधान सभा ने ही चुने थे, राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया, स्वीकार किया, यानी संविधान सभा ही थी जिसने इसको एक्सेप्ट किया था। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितने भी मेंबर थे संविधान सभा में लगभग 300 के आसपास मेंबर है, उसमें 15 महिलाएं थी यानी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन था, उनमें एक एससी महिला थी यानी एससी महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन था, उसमें कुछ ब्राह्मण भी थे उनका भी रिप्रेजेंटेशन था, उसमें मौलाना आज़ाद थे यानी मुसलमानों का भी रिप्रेजेंटेशन था, बलदेव सिंह जी थे जो हमारे सरदार जी यानी सिखों का भी रिप्रेजेंटेशन था। तो आपके संविधान सभा कमोबेश वैसी ही थी जैसी आपकी नॉर्मल इलेक्शन से आपकी पार्लियामेंट चुन के आती है। तो हम इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि हमारी संविधान सभा में सबका रिप्रेजेंटेशन, सबकी प्रतिनिधित्व नहीं था। नेक्स्ट है हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। देखो नंबरिंग चेंज नहीं हुई है, उसके अंदर आर्टिकल नंबर 41A 42A कुछ ऐसा करते रहो आप, लेकिन नंबरिंग वही 345 है। भाग 22 है, और जो अनुसूचियाँ थी उस समय वो 8 थी, वर्तमान में हमारे पास में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियाँ हैं। अब आपने कमेंट में बताना है 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आपने बताना है कमेंट में, सॉरी, जो आपकी 10th शेड्यूल है 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। नेक्स्ट है अब हम ये देखते हैं कि हमारा संविधान जो मैंने बताया था कि 60 देशों से प्रेरित होकर लिखा गया है और